हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं कंपनी लॉ और इसमें हमारा लास्ट चैप्टर बाकी रह गया था। वो चैप्टर मैं आज इस लेक्चर के अंदर पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। उसके बाद हमारा कंपनी लॉ का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और आप आराम से जाकर के एग्जाम दे सकते हैं। आज ही मैं एक लेक्चर और अपलोड कर दूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, ताकि आप उन टॉपिक्स का अच्छे से रिवीजन करके जाएं जो कि एग्जाम में आने लायक है या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आज सबसे पहले जो लास्ट चैप्टर बचा हुआ है उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं और ये चैप्टर है वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज। अभी तक हमने कंपनी के इनकॉर्पोरेशन, रजिस्ट्रेशन वगैरह वगैरह के बारे में, मैनेजमेंट वगैरह के बारे में सब पढ़ा। आज जो चैप्टर है वो ये बताता है कि अगर किसी कंपनी को बंद करना है तो उसका प्रोसेस क्या है, उसके प्रोविजंस क्या है, उसके सेक्शंस क्या है, कंपनीज एक्ट उस बारे में क्या बोलता है। देखो, ये जो सामने आपको दिख रहा है ना नोट्स, ठीक है। अब इसमें है क्या, देखो वाइंडिंग अप चैप्टर तो है हमारा, ओके, वाइंडिंग अप। बट वाइंडिंग अप जो है ना वो दो तरीके से किया जा सकता है। एक तो वाइंडिंग अप करता है ट्रिब्यूनल, यानी कि हमारा कोर्ट, जिसको हम एनसीएलटी बोलते हैं, और एक वाइंडिंग अप होता है अंडर आईबीसी एक्ट 2016 के अंदर। तो वाइंडिंग अप की जब भी बात आएगी तो वाइंडिंग अप या तो एनसीएलटी है ना, वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज बाय नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, या फिर वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज अंडर आईबीसी एक्ट 2016। ओके, तो इन दोनों टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले हम अगर किसी कंपनी का वाइंडिंग अप होता है तो वो है क्या, है ना, वाइंडिंग अप का मीनिंग क्या है वो देखते हैं। उसके बाद में ट्रिब्यूनल वाइंडिंग अप कैसे करता है, आईबीसी के अंडर वाइंडिंग अप कैसे होता है, दोनों समझेंगे। तो देखिए, मीनिंग ऑफ वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप रेफर टू द लीगल प्रोसेस, ये एक तरह का लीगल प्रोसेस है। क्लोजिंग ऑफ कंपनी, किसी कंपनी को क्लोज करना है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, ऑल बिजनेस ऑपरेशन सीज, एसेट आर लिक्विडेटेड। एसेट आर मतलब सबसे पहले तो सारा बिजनेस जो है वो बंद कर दिया जाता है, यानी कि बिजनेस का मतलब हो गया मैन्युफैक्चरिंग बंद, सेलिंग, परचेजिंग सब बंद कर दी जाती है जब भी किसी कंपनी का वाइंडिंग अप होता है। उसके बाद उसकी जितनी भी एसेट है उसको लिक्विड कर दिया जाता है, मतलब उसको कैश में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे बिल्डिंग है, लैंड है, प्लांट है, मशीनरी है, फर्नीचर है, कुछ चेक पड़े हैं, तो इनको कैश में कन्वर्ट कैसे करेंगे। चेक को बैंक में जाके डिपॉजिट करवा दो, और जो एसेट है, लाइबिलिटी, जो बिल्डिंग है, लैंड है, प्लांट, मशीनरी, फिक्स एसेट्स है, या कुछ स्टॉक पड़ा है या कुछ डेटर पड़े हैं, तो इनको कैश में कैसे कन्वर्ट करेंगे भाई। जो फिक्स एसेट्स है उनको बेच दो, डेटर है उससे रिकवरी कर लो, समझ में आया, स्टॉक है उसको बेच दो। ओके, इस तरीके से डेब्ट्स एंड लाइबिलिटीज आर पेड ऑफ, और एसेट से जो भी लिक्विडिटी आती है, कैश आता है, उससे जितनी भी हमारी डेब्ट्स है, क्रेडिटर्स है, उधारी है, जो लाइबिलिटीज हैं, वो सारी पेड कर दी जाती है। ओके, द रिमेनिंग सरप्लस, एसेट बेचने के बाद में, एसेट को लिक्विडेट करने के बाद में लाइबिलिटी का पेमेंट कर दो, और उसके बाद में अगर कुछ पैसा बच जाए, कुछ सरप्लस आ जाए, तो वो शेयर होल्डर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। बट होता यह है कि जब भी किसी कंपनी का वाइंडिंग अप होता है ना, तो बहुत ज्यादा चांसेस ये रहते हैं कि सरप्लस नहीं आएगा, डेफिसिट आएगा, यानी कुछ नहीं बचेगा। ओके, क्योंकि वाइंडिंग अप इसलिए कर रहे हैं, अधिकतर कंपनी का फाइनेंशियल क्राइसिस होने की वजह से ही वाइंडिंग अप होता है। ओके, बट फिर भी अगर किसी कंपनी का वाइंडिंग अप और सरप्लस बच जाए तो शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। द कंपनी इज फाइनली डिसॉल्व, और कंपनी जो फाइनली डिसॉल्व हो जाती है, और जो आरओसी के रजिस्टर में उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन किया हुआ है वो हो जाता है रिमूव। ओके, देखो एक डिफरेंस कई बार एग्जाम में आता है, डिफरेंस बिटवीन वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन। तो वाइंडिंग अप एक प्रोसेस है, उसमें कंपनी का नाम तभी हटता है जब वाइंडिंग अप पूरा कंप्लीट हो जाता है, लेकिन इन केस ऑफ डिसोल्यूशन नाम हट जाता है हाथों हाथ। तो ये थोड़ा ध्यान रखना कंपनी के रजिस्टर से। ओके, ठीक, तो ये तो हो गया वाइंडिंग अप है क्या। अब हम समझते हैं वाइंडिंग अप बाय ट्रिब्यूनल, यानी कि अगर कोर्ट जो है वो वाइंडिंग अप करता है, यानी कि एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ये अगर वाइंडिंग अप करता है तो इसका प्रोसेस क्या है अंडर कंपनीज एक्ट 2013। तो देखिए, कंपनी के कौन से सेक्शन एप्लीकेबल होते हैं जब वाइंडिंग अप होता है बाय ट्रिब्यूनल, यानी कि बाय कोर्ट। तो उसमें सेक्शन लगते हैं, सेक्शन नंबर 271 से लगाकर 303 तक। दो सेक्शन नहीं है, 271 से
303 तक 303 तक सारे सेक्शन जो है वो वाइंडिंग अप के हैं अंडर कंपनीज एक्ट 2013। आगे समझ में? ठीक। अब देखो, ग्राउंड ऑफ द वाइंडिंग अप बाय ट्रिब्यूनल सेक्शन नंबर 271 कि भाई किस ग्राउंड पर जो ट्रिब्यूनल है, कोर्ट है, वो वाइंडिंग अप कर देगा किसी कंपनी का। सबसे फर्स्ट है, द ट्रिब्यूनल में ऑर्डर वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। ट्रिब्यूनल ऑर्डर दे देगा कि इस कंपनी का वाइंडिंग अप कर दो। कब? जब इंसॉल्वेंसी हो रही हो, कंपनी इज अनेबल टू पे इट्स डेब्ट्स, कंपनी इंसॉल्वेंट है, कंपनी अपने डेब्ट्स का पेमेंट नहीं कर सकती, अपनी लायबिलिटी का पेमेंट नहीं कर पा रही है, तो उस केस के अंदर जो ट्रिब्यूनल है वो ऑर्डर दे देगा कि इस कंपनी का वाइंडिंग अप कर दो, यानी कि इस कंपनी की एसेट बेच के इसकी लायबिलिटी पे कर दो, कुछ बच जाए तो शेयर होल्डर को दे दो, वरना कंपनी खत्म और आरओसी के रजिस्टर से उस कंपनी का नाम हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ओके। और कैसे हो सकता है? अगर कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दे, एजीएम के अंदर, एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर एसआर पास कर दे कि हमारी कंपनी का वाइंडिंग अप होना है, तो ट्रिब्यूनल फिर वाइंडिंग अप का ऑर्डर दे देगा। फ्रॉड और अनलॉफुल एक्टिविटीज, अगर कंपनी कोई फ्रॉड कर रही है, अनलॉफुल एक्टिविटीज कर रही है जो कि पब्लिक के लिए और उस कंट्री के लिए, जैसे इंडिया के लिए सही नहीं है, उसके इंटरेस्ट के लिए, है ना, वो सही नहीं, उसकी सिक्योरिटी के लिए, इंटीग्रिटी के लिए सही नहीं है, तो फिर ट्रिब्यूनल ऑर्डर दे सकता है कि इस कंपनी का वाइंडिंग अप कर दो। डिफॉल्ट इन फाइलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर 5 साल कंटिन्यू कोई भी कंपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जैसे कि स्टेटमेंट ऑफ P&L, स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट, कैश फ्लो और कुछ नोट, ये अगर आरओसी के पास टाइम टू टाइम जमा नहीं कराती है, 5 साल तक डिफॉल्ट करती है, तो फिर ट्रिब्यूनल ऑर्डर दे सकता है उस कंपनी के वाइंडिंग अप का। जस्ट एंड इक्विटेबल, यानी कि ट्रिब्यूनल को जब लगता है कि ये बहुत जरूरी है कि इस कंपनी का वाइंडिंग अप होना चाहिए, तो फिर ऑर्डर ट्रिब्यूनल दे देगा। तो 5 केसेस है, इंसॉल्वेंसी के केस में, एसआर यानी कि स्पेशल रेजोल्यूशन के केस में, फ्रॉड या अनलॉफुल एक्टिविटी के केस में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने में डिफॉल्ट करने की सिचुएशन में, और जब भी कोर्ट को लगता है जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड अगर कोर्ट के पास में है, तो वो ट्रिब्यूनल जो है, कोर्ट जो है, वो उस कंपनी के वाइंडिंग अप का ऑर्डर दे सकता है। आगे समझ में? ठीक। अब बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट है, हु कैन फाइल पिटीशन अंडर सेक्शन 272। सेक्शन नंबर 271 में तो ग्राउंड बताया गया है कि इन ग्राउंड पर ट्रिब्यूनल जो ऑर्डर दे सकता है कि इस कंपनी का वाइंडिंग अप कर दो, लेकिन कोर्ट को कौन बताएगा? कोर्ट को कौन बताएगा? ट्रिब्यूनल को कौन पिटीशन दायर कर सकता है जिसकी पिटीशन कोर्ट एक्सेप्ट करके वाइंडिंग अप का ऑर्डर दे सकता है? तो ये पिटीशन कौन कौन दे सकता है? कंपनी खुद दे सकती है, उसके कॉन्ट्रीब्यूटरीज यानी कि उसके शेयर होल्डर, पास्ट के या प्रेजेंट के शेयर होल्डर उस कंपनी के वाइंडिंग अप का पिटीशन कोर्ट में डाल सकते हैं। आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, जो कंपनी का रजिस्ट्रेशन करता है, वो ट्रिब्यूनल में पिटीशन डाल सकता है कि उस कंपनी का वाइंडिंग अप कर दो। सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट कोर्ट में पिटीशन डाल सकती है कि उस कंपनी का वाइंडिंग अप कर दो। ऑथोराइज पर्सन अंडर आईबीसी, आईबीसी को, आईबीसी जो है ना, अभी हम आगे पढ़ेंगे, है ना, तो आईबीसी के अंदर कोई ऑथोराइज पर्सन, वो अगर कोर्ट के अंदर पिटीशन डाल देता है कि इस कंपनी का वाइंडिंग अप कर दो, तो ट्रिब्यूनल वाइंडिंग अप कर देगा। और क्रेडिटर या फिर सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, दोनों ही क्रेडिटर कंपनी के वाइंडिंग अप की पिटीशन ट्रिब्यूनल में डाल देते हैं कि भाई ये कंपनी जो है हमारा जो है पेमेंट नहीं कर रही है, डिफॉल्ट कर रही है, तो कोर्ट जो है, अगर कोर्ट को वो सही लगेगा तो उस कंपनी के वाइंडिंग अप का ऑर्डर दे सकता है कोर्ट, मतलब ट्रिब्यूनल। ओके जी, ठीक। तो ये हमने 2 सेक्शन पढ़े, सेक्शन नंबर 271 और 272। 271 में ग्राउंड दिए हुए हैं कि कब ट्रिब्यूनल ऑर्डर दे सकता है वाइंडिंग अप का, और 272 के अंदर बताया हुआ कि कौन पिटीशन दायर कर सकता है ट्रिब्यूनल में जिसके आधार पर ट्रिब्यूनल वाइंडिंग अप का ऑर्डर दे सकता है। ओके, अब आता है नेक्स्ट हमारा प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग अप बाय ट्रिब्यूनल। जब भी ट्रिब्यूनल वाइंडिंग अप यानी कि कोर्ट जब ऑर्डर देगा ना, तो क्या प्रोसेस रहेगा? सबसे पहले पिटीशन फाइल की जाएगी, कौन कौन कर सकता है अभी हमने पढ़ा अंडर सेक्शन 272 के अंदर। फिर हियरिंग होगी बाय एनसीएलटी यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, जहां भी ट्रिब्यूनल वर्ड लिखा आ रहा है ना, उसका मतलब है एनसीएलटी, वहां पर हियरिंग होगी। ट्रिब्यूनल में एडमिट और रिजेक्ट द पिटीशन, या तो पिटीशन को एक्सेप्ट कर लेगा और या फिर रिजेक्ट कर देगा, नहीं आपकी पिटीशन सही नहीं है और हम वाइंडिंग अप नहीं करेंगे, इस कंपनी का ऑर्डर नहीं दे सकते। ओके, और या फिर एक्सेप्ट कर लेगा। फिर वो क्या करेगा? अगर एक्सेप्ट कर लेता है तो प्रोसेस आगे बढ़ेगा, वरना तो प्रोसेस वहीं रुक जाएगा। तो पिटीशन अगर एक्सेप्ट हो जाती है तो अपॉइंटमेंट होगा लिक्विडेटर का, यानी कि एक ऐसे बंदे को कोर्ट अपॉइंट करेगा जो उस कंपनी में जाके वाइंडिंग अप प्रोसेस को पूरा करेगा। वो जाके जो है सारी एसेट बेचेगा, लायबिलिटीज का पेमेंट करेगा, जो बचेगा वो शेयर होल्डर को दे देगा।
तो ये पूरा जो कौन करता है, लिक्विडेटर करता है। द ट्रिब्यूनल अपॉइंट अ कंपनी लिक्विडेटर अंडर सेक्शन 275। फिर लिक्विडेशन प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। एसेट को बेचकर उससे जो भी रियलाइज हो सकता है वो लिया जाएगा, लाइबिलिटीज का पेमेंट किया जाएगा, और फिर कोर्ट जो है फाइनल डिसीजन ऑर्डर दे देगा, अंडर डिसोल्यूशन ऑर्डर दे देगा अंडर सेक्शन 302। और जैसे डिसोल्यूशन ऑर्डर आएगा, कंपनी का जो नाम है वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के सर्टिफिकेट रजिस्टर से हट जाएगा, यानी कि वो कंपनी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। ओके जी, ठीक। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, सेकंड नंबर, वो है वाइंडिंग अप अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016। तो जो ये देखा ना, आई का मतलब क्या हो गया, इंसॉल्वेंसी, बी का मतलब क्या हो गया, बैंकरप्सी, ठीक है, सी का मतलब क्या हो गया, कोड 2016। ये एक्ट का नाम है, पर इसके आगे एक्ट नहीं लिखा हुआ है, इसको कोड नाम दिया गया है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016। आईबीसी की फुल फॉर्म अगर एमसीक्यू में आ जाए तो ये लिख देना। इसके अलावा आईबीसी 2016 आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, अलाउड। अब आईबीसी के अंडर किसी कंपनी का वाइंडिंग अप कब होता है, आइए समझते हैं। फर्स्ट, ओनली कॉर्पोरेट पर्सनस के लिए, यानी कि जो कंपनीज है, जो एलएलपीज हैं, इनका ही वाइंडिंग अप आईबीसी के अंडर हो सकता है। गवर्न बाय आईबीसी 2016 इंस्टेड ऑफ कंपनीज एक्ट फॉर इंसॉल्वेंसी एंड रिजोल्यूशन एंड लिक्विडेशन। जब आईबीसी लगेगा ना, फिर कंपनीज एक्ट नहीं लगेगा। इससे पहले जो ट्रिब्यूनल है ना, ट्रिब्यूनल के द्वारा जो वाइंडिंग अप होता था, वहां पर सारे कंपनीज एक्ट के सेक्शन लग रहे थे, सेक्शन नंबर 271 से लगाकर 303 तक। बट जब आईबीसी लगेगा तो फिर वो कंपनीज एक्ट के प्रोविजन यहां एप्लीकेबल नहीं होंगे, फिर आईबीसी 2016 के जितने भी प्रोविजन है वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। व्हेन कंपनीज गोज टू आईबीसी, कंपनी कब आईबीसी के पास में जाएगी, ना कि ट्रिब्यूनल के पास में। कंपनी इज अनेबल टू पे डेप्ट, जब कंपनी को लगे कि वो डेप्ट का पेमेंट करने की स्थिति में नहीं है, पोजीशन में नहीं है, तो वो आईबीसी के पास जा सकती है वाइंडिंग अप के लिए। फाइनेंशियल या ऑपरेशनल क्रेडिटर, है ना, फाइनेंशियल या ऑपरेशनल क्रेडिटर, क्रेडिटर मतलब जिन्होंने कंपनी को बहुत सारा पैसा वगैरह दे रखा है, वो आईबीसी के पास जा सकते हैं कंपनी की इंसॉल्वेंसी के लिए, या कंपनी खुद जो है इंसॉल्वेंसी प्रोसेस के लिए आईबीसी के पास में जा सकती है। प्रोसेस अंडर आईबीसी, जैसे ट्रिब्यूनल के अंदर प्रोसेस था ना, तो आईबीसी के अंदर अगर किसी कंपनी का वाइंडिंग अप करना है तो प्रोसेस क्या है, सबसे पहले एप्लीकेशन फाइल किया जाएगा सेक्शन 7, 9, 10 के अंदर ऑफ आईबीसी। इसमें जो एप्लीकेशन है वाइंडिंग अप की, वो आईबीसी के पास में कौन फाइल करेगा, फाइनेंशियल क्रेडिटर कर सकता है, ऑपरेशनल क्रेडिटर कर सकता है, या कॉर्पोरेट डेप्ट कंपनी जो है खुद कर सकती है। या तो कोई क्रेडिटर है, दो तरह के क्रेडिटर होते हैं, एक फाइनेंशियल होते हैं जो लोन वगैरह देते हैं, एक ऑपरेशनल होते हैं, है ना, जिनको गुड्स वगैरह बहुत ज्यादा जो है उनसे परचेज कर लिया, सप्लायर समझ लो आप एक तरीके से। तो ये, या फिर कंपनी खुद ये एप्लीकेशन फाइल करेंगे वाइंडिंग अप का किसके पास में, आईबीसी के पास में। फिर एनसीएलटी जो है वो क्या करेगा, एडमिशन बाय एनसीएलटी विद इन 14 डेज ऑफ रिसिप्ट। अब देखो एनसीएलटी की यहां पर भी एंट्री होगी और कंपनीज एक्ट के अंदर भी होती है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की एंट्री होगी ही होगी, क्योंकि वाइंडिंग अप के प्रोसेस को ट्रिब्यूनल के बिना आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। चाहे आप कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 271 से लगाकर 303 तक सेक्शंस जो लगते हैं उस हिसाब से वाइंडिंग अप कर रहे हो, चाहे आप आईबीसी के अंडर वाइंडिंग अप कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद मोरेटोरियम पीरियड डिक्लेयर किया जाएगा। मोरेटोरियम पीरियड वो टाइम होता है जब जो है ये प्रोसीडिंग स्टॉप हो जाती है वाइंडिंग अप की, ठीक है, ताकि काफी सारे जरूरी काम निपटाए जा सके। अपॉइंटमेंट ऑफ रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स, उसके बाद आरपी, आरपी कौन होता है, जैसे वहां लिक्विडेटर अपॉइंट होता है ना, तो आईबीसी के अंदर आरपी अपॉइंट होता है, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स, नाम चेंज है, वहां लिक्विडेटर और यहां आरपी बोला जाता है। रिजोल्यूशन प्रोफेसर अपॉइंट होता है जो कि कंपनी के सारे अफेयर्स को मेंटेन करता है। अभी मैं दोनों के अंदर एंड में डिफरेंस भी आपको बताऊंगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं है लेकिन डिफरेंस है। फिर उसके बाद में कमिटी ऑफ क्रेडिटर सीओसी फॉर्म की जाती है, क्योंकि आईबीसी के अंदर वाइंडिंग अप तभी होता है जब डेप्ट का मामला हो, उधारी का मामला हो, ठीक है। फिर रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव होता है और लिक्विडेशन होता है। देखो या तो क्या होगा कि भाई इस तरीके से जो है डेटर्स वगैरह क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दिया जाएगा और कंपनी का वाइंडिंग अप नहीं किया जाएगा, या फिर वाइंडिंग अप भी हो सकता है। तो आईबीसी के अंदर दोनों चीजें हो सकती है, ठीक है।
फिर लिक्विडेटर प्रोसीडिंग आगे स्टार्ट की जाएगी। अगर वाइंडिंग अप का फैसला ले लिया गया है तो सारी की सारी एसेट बेच दी जाएगी, क्रेडिटर्स का पेमेंट कर दिया जाएगा। इसको वाटरफॉल मैकेनिज्म बोलते हैं और इसके अंदर आईबीसी का सेक्शन नंबर 53 लगता है। एंड में डिसोल्यूशन हो जाएगा, यानी कि जो कंपनी है वो डिसोल्व हो जाएगी अंडर एनसीएलटी यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल डिसोल्यूशन का ऑर्डर दे देगा। दोनों में डिफरेंस है, थोड़ा सा प्रोसेस का डिफरेंस है। अब मेन क्या डिफरेंस है मैं आपको यहां बता रहा हूं, देखो कंपैरिजन दे रखा है। अगर एनसीएलटी यानी कि कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन नंबर 271 से लगाकर 303 तक वाइंडिंग अप होता है या फिर आईबीसी के अंडर वाइंडिंग अप होता है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो देखो लॉ एप्लीकेबल, यहां पर अगर ट्रिब्यूनल वाइंडिंग अप करता है तो लॉ एप्लीकेबल होता है कंपनीज एक्ट 2030 का, और यहां पर आईबीसी लिक्विडेशन में आईबीसी एक्ट 2016 लगता है। रीजन क्या है? इसमें ब्रॉडर ग्राउंड है फ्रॉड के केस में, और अगर कोर्ट को खुद लगता है या डेब्ट भी हो सकता है, इन सब ग्राउंड पे जो है यहां पर वाइंडिंग अप होता है कंपनीज एक्ट के अंदर, है ना। तो इस यहां पर वाइंडिंग अप का जो बेस है, उसका जो कारण है वो कई हो सकते हैं, बट आईबीसी के अंदर मेनली जब भी डेब्ट डिफॉल्ट होता है तो क्रेडिटर आईबीसी के अंडर कंपनी का या तो वाइंडिंग अप के लिए प्रोसेस डालते हैं या फिर उसके रिजोल्यूशन के लिए डालते हैं। इनिशिएशन इसमें कौन होता है? देखो कंपनी, क्रेडिटर, गवर्नमेंट, आरओसी, ये सब होते हैं, और इसमें पिटीशन कौन डालता है? डेब्टर या क्रेडिटर। ओके, ऑब्जेक्टिव क्या है? क्लोजर ऑफ कंपनी। इसमें ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? कंपनी के अंदर भी कंपनी का क्लोज करना है, फाइनल है। इसमें ऐसा नहीं है, पहले रिजोल्यूशन किया जाता है फर्स्ट। अगर रिजोल्यूशन नहीं हो पाता है, सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है, डेब्ट का भी इस तरीके से पेमेंट करेंगे, दोनों पार्टी बैठ के, कंपनी और उसके जो क्रेडिटर्स है वो दोनों बैठते हैं और कोई उपाय निकाल देते हैं, तरीका निकाल देते हैं, तो पहले वो किया जाएगा। उससे अगर मामला नहीं सुलझता है तो फिर लिक्विडेशन आगे बढ़ाया जाएगा। भाई लिक्विडेशन जरूरी हो गया है, यानी कि वाइंडिंग अप होगा। ठीक है, लिक्विडेटर अपॉइंटेड बाय ट्रिब्यूनल, और इसमें लिक्विडेटर अपॉइंट जो किया जाता है वो आईबीसी के अंडर किया जाता है और उसको हम आरपी बोलते हैं, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बोलते हैं। तो बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से इन नोट्स की मदद से मैंने आपको अच्छे से समझाया है। अगर आप ये पढ़ के जाएंगे तो एग्जाम में बहुत अच्छे से आप जो है लिख सकते हैं और क्वेश्चंस को अटेंड कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स याद रखना। कंपनी लिक्विडेटर कौन होता है? अपॉइंटेड टू टेक ओवर अफेयर्स ड्यूरिंग विनिंग अंडर कंपनीज एक्ट। मतलब क्या होता है, जैसे ही लिक्विडेटर अपॉइंट हो जाता है ना, तो उसके बाद में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है उनके पास ज्यादा पावर नहीं रहती है, सारी पावर इसके पास में आ जाती है। रिजोल्यूशन प्रोफेशनल वही है, लिक्विडेटर ही है, लेकिन इसको आईबीसी के अंडर अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, मोरेटोरियम पीरियड का मतलब वो है कि लीगल प्रोसीडिंग जो है वो एक तरीके से हॉल्ट पे रख दी जाती है, टेम्परेरी। तो वो जितने टाइम पे उसको हॉल्ट पे रखा जाता है उसको मोरेटोरियम पीरियड बोलते हैं। वाटरफॉल मैकेनिज्म का मतलब होता है लिस्ट तैयार करना कि जो एसेट बेचने से पैसा आया है उसका पेमेंट कौन सी पार्टी को पहले करना है, कौन सी पार्टी को बाद में करना है, और ये आईबीसी के सेक्शन नंबर 53 के अंदर पूरी लिस्ट दे रखी है। ओके, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज ही मैं अपलोड कर दूंगा। आप नाइट में थोड़े वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेना और कल जाके एग्जाम दे देना। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल दी बेस्ट। हम नेक्स्ट सेमेस्टर में आपके लिए और जो सब्जेक्ट्स होंगे उसके ऊपर लेक्चर जरूर लेके आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।